चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे आयन वो SO3-2 और इसके टेस्ट हैं, ठीक है ना। तो सपोज अपने पास SO3-2 का सॉल्यूशन था। ठीक है, और इसके अंदर मैंने HCl डाला है। तो SO3-2 के अंदर जब मैंने के सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने HCl डाला तो इसके अंदर जो गैस निकलेगी बेटा वो होगी SO2। इसके अंदर जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? SO2। तो सबसे पहले अपन SO2 और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। SO2 एक कलरलेस गैस है, पोलर है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का है। एक मिनट रुकिएगा। इट इज पोलर। पोलर है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर सॉल्युबल भी होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है बाय लाइक दिस और लाइक कंसेप्ट। थर्ड, डायमैग्नेटिक होती है, सफोकेटिंग होती है। फिफ्थ, इरिटेटिंग होती है। एंड सिक्स्थ, इट हैज बर्निंग सल्फर स्मेल। बर्निंग सल्फर स्मेल का मतलब क्या? बिकॉज जब सल्फर जलता है तो SO2 की स्मेल आती है, ठीक है। इसलिए इसे बर्निंग सल्फर स्मेल बोलते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो सल्फर उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, एसिडिक गैस होती है। एट्थ, रेडॉक्स रिएक्शन शो करती है। नाइन्थ, ब्लीचिंग एजेंट होता है। एंड लास्ट, इट एक्ट एज एंटी क्लोर। एंटी क्लोर का मतलब क्या होता है? SO2 कहीं भी क्लोरीन हो तो उसे रिएक्शन करके SO2 CH2 में बदल देता है। इसे ही एंटी क्लोर बोलते हैं, मतलब सामने वाले में से क्लोरीन हटा देगा। एक रिएक्शन अपन जनरली जो पहले पढ़ चुके हैं वो अपन क्या देख चुके हैं? SO2 वाटर की प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन इसने दिया, ये कलर्ड कंपाउंड को बाय रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस नेसेंट हाइड्रोजन कलरलेस में बदलता है। ऑब्वियस सी बात है, दिस ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्पररी। क्यों? मैं पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन से कोई भी अगर चीज कलरफुल से कलरलेस में बदलती है तो वो ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। तो अगर वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन की वजह से कलरफुल से कलरलेस हो रहा है, अगर आप उसको ऑक्सीजन देना बंद भी कर दोगे तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन उसे कलरफुल से कलरलेस कंटिन्यूस बना देगी। लेकिन अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन लेके कलरफुल से कलरलेस होता है तो वो टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस तो प्रेजेंट होती नहीं। तो अगर कोई चीज रिडक्शन से कलरफुल से कलरलेस बन रही है तो वो ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन से कलरलेस से कलरफुल बन जाएगी। समझ में आया भाई? अगर कोई रिएक्शन रिडक्शन से कलरफुल से कलरलेस बन रही है तो वो ऑक्सीडेशन से कलरलेस से कलरफुल बनेगी। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन देना बंद करोगे वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेके वो कलरलेस से कलरफुल में फिर बदल जाता है। इसलिए हाइड्रोजन दे के आप जो भी ब्लीचिंग एक्शन करवाते हो वो हमेशा टेम्पररी होगा, जबकि ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन दे के आप जो भी ब्लीचिंग एक्शन करवाते वो हमेशा परमानेंट होगा। एक जो चीज अपने को ध्यान रखनी है वो क्या? दैट SO2 gives lime water and Beretta water test.
हाँ जी। तो SO2 गिव्स लाइन वाटर एंड बेरेटा वाटर टेस्ट लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे, यही सेम चीज CO2 भी शो करता है। और मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था कि CO2 और SO2 और ये अपन बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एकदम आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे वो अपन आज देख लेंगे। जो जैसे रिएक्शन CO2 शो कर रहा था सेम डिट्टो वैसी रिएक्शन SO2 भी शो करेगा। SO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके CaSO3 की वाइट टर्बिडिटी बनाता है। जब आप COOH के होल ट्वाइस Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप CO2 से करवाते तो ये CaSO3 की जगह CaCO3 बनाता। दोनों की वाइट टर्बिडिटी होती है, इसलिए मैंने बोला आइडेंटिकल बिहेवियर होता है। अगर आप एक्सेस के अंदर CO2 पास करते तो बाइकार्बोनेट बनता। आपने एक्सेस के अंदर SO2 पास करी तो बाइसल्फेट बनेगा, तो CaHSO3 का होल ट्वाइस एक्वस का क्लियर सॉल्यूशन बनता है। अगर आप CO2 पास करवाते तो CaHCO3 के होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि क्लियर सॉल्यूशन बनता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि SO2 बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर शो करती है एज दैट ऑफ CO2। खैर, ये अपन पी ब्लॉक में भी सल्फर फैमिली में पढ़ चुके हैं दैट SO2 कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है ये, मतलब इट इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही वीक होता है। एक जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो अपने को ध्यान रखनी है कि SO2 H2S के साथ रिएक्शन करके देखिए, यहाँ पे सल्फर +4 का, यहाँ पे -2 का, ये कोलोइडल सल्फर बनाता है। तो अगर आपसे कोई कोलोइडल सल्फर बनाने की रिएक्शन पूछे तो मतलब आपको ये वाली रिएक्शन लिख के आनी है। ठीक है, कि कोलोइडल सल्फर में कौन सा गैस पास करवाने पर कोलोइडल सल्फर ऑब्टेन होता है, तो अपन जानेंगे SO2 और H2S को आपस में इंटरमिक्स करवाने से कोलोइडल सल्फर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KMnO4 का सपोज अपन ने क्या लिया, सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने SO2 गैस डाली थी, तो SO2 उस KMnO4 ऑब्लिक H+ के साथ रिएक्शन करती है और ये इस Mn+7 को Mn+2 में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे इट एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ज्यादातर टाइम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। इसको आपको कलर ध्यान रखना है, Mn2+ जो है वो लाइट पिंक, या अपन बोले कलरलेस होता है। मतलब वो एक्चुअल में लाइट पिंक इतना लाइट होता है कि वो अप्रोक्स आपको कलरलेस नजर आता है, बट स्टिल अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो लाइट पिंक करके टिक करके आइएगा। वहीं अगर मैं इसको K2Cr2O7 में से पास करवाता हूँ तो सेम बात है, SO2 K2Cr2O7, SO2 K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करके Cr+3 में कन्वर्ट होगा। ये Cr+3 ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो SO2 KMnO4 ऑब्लिक H+ के साथ Mn+7 से +2 में कन्वर्ट होता है, जबकि K2Cr2O7 +6 के साथ +6 से +3 में कन्वर्ट होता है। अपन देख चुके हैं दैट SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ज्यादातर काम करता है, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद यूजुअली ऑक्सीडाइज होता है। तो ये KMnO4 को Mn+2 में कन्वर्ट करेगा, उसका कलर होता है भैया लाइट पिंक, और Cr+6 को Cr+3 में कन्वर्ट करेगा, उसका कलर होता है ग्रीन। अब बात आ जाती है कि SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेथड देखे, इसी बेसिस पे आप SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे CO2 है, आपको CO2 का आइडेंटिफिकेशन करना है, क्योंकि लाइम वाटर बरेटा वाटर टेस्ट लगाओगे तो वो तो दोनों सेम ऑब्जर्वेशंस दे रही हैं, दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर रही हैं, और दोनों ही एक्सेस पास करवाने पे कलरलेस हो जा रही थी। तो डिस्टिंग्विश करना है तो किस बेसिस पे करेंगे, जब आप
CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करोगे तो भैया ये वो टेस्ट पास कर देगा। सिमिलरली आप SO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करोगे तो ये भी वो टेस्ट पास कर देगा। 2 मिनट पहले अपन ने इनकी रिएक्शन देखी। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन KMnO4 ऑब्लिक H प्लस से करवाऊं तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, जबकि इसकी रिएक्शन आप KMnO4 ऑब्लिक H प्लस से करवाओगे तो थोड़ी देर पहले देखा ये उसे Mn+2 के पिंक कलर के या कलरलेस लगभग सॉल्यूशन में बदल देगा। तो SO2 जो है वो KMnO4 ऑब्लिक H प्लस के साथ रिएक्शन शो कर जाता है, लेकिन CO2 KMnO4 ऑब्लिक H प्लस के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने एक मिक्सचर लिया है, इसका मिक्सचर CO2 और SO2 का, ठीक है। तो CO एक मिक्सचर है जिसके अंदर CO2 और SO2 है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बताओ मैं क्या डालूं कि मेरे को पता चल जाए कि भैया मेरी जो गैस है वो CO2 है कि SO2। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाल दो KMnO4। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस मिक्सचर को इसमें पास करूंगा क्योंकि इससे तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इस मिक्सचर को CO2 और SO2 के मिक्सचर को पहले मैंने KMnO4 से पास करवाया। तो जब आप इसकी रिएक्शन KMnO4 ऑब्लिक H प्लस से करवाओगे, ऑब्वियस सी बात है KMnO4 SO2 के साथ तो रिएक्शन शो कर देगा, लेकिन CO2 के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो CO2 तो एक गैस है, उसकी भी प्रेजेंस तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना कि भैया हाँ CO2 वाकई में निकली। तो ऑब्वियस सी बात है KMnO4 SO2 के साथ तो रिएक्शन शो कर देगा, लेकिन यहाँ से क्या होगी, CO2 बाहर निकलेगी। वो CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जाके इसके लाइम वाटर को मिल्की में बदल देगी। एक्सेस में पास करवाओगे देन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। इस तरीके से आप CO2 और SO2 का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। समझ में आया कि वापस बताऊं? ये वापस बताने की जरूरत है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, SO3-2, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी हीटिंग करूंगा। सपोज आपने Na2SO3 लिया, इसकी जब भी आप हीटिंग करते हो हमेशा इक बनता है। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का सल्फर है, आ रहा है ना। उसकी जब आप हीटिंग करोगे तो ये Na2SO4 यानी कि +6 का सल्फर बनाएगा, प्लस साथ में Na2S बनता है, ठीक है। तो Na2SO3 की जब आप हीटिंग करोगे तो Na2SO4 प्लस Na2S बनेगा। हीटिंग इफेक्ट ये है। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो अपने सिलेबस में सिर्फ, सॉरी प्रेसिपिटेशन में आएगा वो। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो सॉल्युबिलिटी में जितने भी SO3-2 के सॉल्ट्स होते हैं, दे ऑल आर वाटर soluble except NH4 प्लस एंड फर्स्ट। इन दो के सॉल्ट्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी सल्फाइड्स के सॉल्ट्स होंगे दे ऑल आर वाटर soluble। तीसरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अगले पेज से ही बताऊंगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 एलिमेंट्स की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। एक Ba2 प्लस, एक Ca2 प्लस, अपन हर बार इसी की प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखेंगे। एक Pb2 प्लस और एक Ag प्लस। देखो जब भी किसी भी मेटल की या एलिमेंट की या केटायन की रिएक्शन आप सल्फाइड से करवाते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है मेटल सल्फाइड बना लेता है। इट फॉर्म BaSO3, CaSO3, PbSO3 एंड Ag2SO3। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ऑल SO3 2- जितने भी सल्फाइड्स होते हैं दे ऑल आर वाइट इन कलर। तो अगर मैं आपसे इनका कलर पूछूं, ये वाइट होगा, ये भी वाइट होगा, ये भी वाइट होगा और ये भी वाइट होगा, ठीक है। फर्दर आप सपोज इसकी रिएक्शन H2O2 से करवा दोगे। H2O2 मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फाइड जो है वो सल्फेट में बदल जाता है।
BaSO4, CaSO3, CaSO4, PbSO3, PbSO4 and so on. ठीक. Next we'll move on to H2O3 2 minus. ठीक है. इसके बारे में जब अपन बात करेंगे तो अगेन सबसे पहले मैं एसिडिक मीडियम के अंदर इन सब की रिएक्शंस देखूंगा. तो H2O3 2 माइनस पर जब अपन H प्लस डालते हैं तो ये टूटता है. H2O3 2 माइनस की सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं तो दिस स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस. इसमें ये सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है. ठीक है. तो सबसे पहले H2O3 2 माइनस पे H प्लस डालते हैं तो ये टूटता है और सल्फर का प्रेसिपिटेट देता है. तो H2O3 2 माइनस की रिएक्शन जब आप किसी एसिडिक मीडियम में करवा दोगे, सल्फर का प्रेसिपिटेशन देगा, जो गैस लिबरेट होती है वो SO2 होती है. अब ये कहाँ से आया समझिए. यहाँ पे एक सल्फर का ऑक्सीडेशन और दूसरे सल्फर का रिडक्शन होता है. कौन से सल्फर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझो. ये जो +6 से है ये जाता है सल्फर +4 में और ये -2 है ये जाता है 0 में. तो इन भाई साहब का हो रहा होता है एक्चुअल में ऑक्सीडेशन, जबकि इसका हो रहा होता है रिडक्शन. यही इसकी रिडॉक्स रिएक्शन है H2O3 -2 की. ठीक है. ये जो आपका सल्फर ऑब्टेन हुआ, ये जो सल्फर है ये वाइट ऑब्लिक येलो कलर की टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट देता है. ये कलर आपको ध्यान रखना है. व्हाइट ऑब्लिक येलो कलर की टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट देता है. अब बात आ जाती है SO2 की. तो SO2 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि SO2 एक सफोकेटिंग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक इन नेचर होता है. ये सब अपन देख चुके हैं. ठीक. नेक्स्ट H2O3 2 माइनस. इसकी जब अपन बात करेंगे तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. H2O3 2 माइनस एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. थोड़ा ध्यान से समझना. दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है. जब आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आपको ध्यान रखना है नाम पे Br2, Cl2 और KMnO4/H+. या फिर जब आप इसको किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हो, उसमें आपको ध्यान रखना है Fe+3 Cu2+I2. ठीक है. तो जब आप इसकी किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाओगे और किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे समझिए. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है. ठीक है ना. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होगी. तो यहाँ पे 2 सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है. तो जब आप इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाओगे तो पर यूनिट ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशो होता है वो वेरी होता है और वो रेशो बढ़ता है. जैसे यहाँ पे जो रेशो है वो 2 सल्फर के खाते में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 3. यहाँ पे जब आप इसकी किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाओगे तो एक तो आपको सल्फर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको सल्फेट मिलता है. देखो सल्फर का रेशो विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बढ़ गया व्हेन वी रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जबकि आप अगर किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सिंपल इसको डाइमराइज कर देना. इट फॉर्म्स H4O6-2. ठीक है. टेट्राथायोनेट आयन बोलते हैं इसको. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप H2O3 2 माइनस की किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हो तो क्या, और किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हो तो क्या. और डिस्प्रपोर्शनेशन आपको पता ही है कि इसको जब अपन हीट करते हैं, ये अपन अभी बात कर ही चुके हैं, तो ये भाई साहब जाते हैं कहाँ SO4-2 में और ये कहाँ आता है सॉरी सल्फर में. ठीक. चलिए आगे आपको जो ध्यान रखना है वो दो रिएक्शन जिसकी ध्यान रखनी है. H2O3 2 माइनस जब आप लिमिटेड Cl2 लेते हो तो वो सल्फर प्लस SO4-2 में टूटता है लिमिटेड में. लेकिन अगर आप H2O3 2 माइनस एक्सेस में ले लोगे Cl2 तो आपको
HSO4 माइनस मिलेगा। आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो सर ये सल्फर का भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो आपको उसका भी तो सल्फेट मिल रहा होगा, तो वो सल्फेट अपन ने क्यों नहीं लिखा, HSO4 माइनस कहाँ से आ गया फलाना ढिमका। तो समझिए इसको, देखो Cl2 जब अपन एक्सेस में लेते हैं तो Cl2 एक्चुअल में रिड्यूस होके Cl माइनस देता है, तो एक्सेस में ले रहे हो तो आपको HCl मिलेगा। अब Cl2 अगर आपने एक्सेस में लिया है तो ये जो आपको रिड्यूस होके Cl माइनस या फिर इनडायरेक्टली बोलूं तो जो HCl मिला वो भी एक्सेस में मिलेगा। तो भैया ये एक्सेस HCl का जो H प्लस है ये H प्लस SO4 माइनस 2 से रिएक्ट करता है और उसको HSO4 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आपको H2O3 2 माइनस प्लस Cl2 जब आप क्लोरीन एक्सेस में लेते हो तो आपको सल्फेट नहीं HSO4 माइनस मिलता है। क्यों? क्योंकि ये HCl का एक्सेस हाइड्रोजन इस सल्फेट से रिएक्शन करके HSO4 माइनस में तब्दील हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट, H2O3 2 माइनस की रिएक्शन जब हम KMnO4 ऑब्लिक H प्लस से करवाएंगे तो ये काय में बदलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सल्फर और सल्फेट तो आपको मिलने हैं, प्लस साथ में मिलेगा Mn+2। पी ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। Mn+7 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, जबकि बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है। H2O3 2 माइनस प्लस KMnO4 इन बेसिक मीडियम क्या मिलेगा आपको? SO4 माइनस 2 प्लस MnO2। तो सर सल्फर का क्या हुआ, सल्फर यहाँ पे क्यों नहीं बना? तो भैया सल्फर तो बनेगा, बट सल्फर जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज बेसिक मीडियम में मेटल जनरली रिएक्शन शो कर देता है, इसलिए यहाँ पे आपको सल्फर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मीडियम बेसिक लिया है। इन बेसिक मीडियम metal generally reacts that's why sulfur is not obtained। ठीक है, ये दो चार बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें, वही चार कंपाउंड लूंगा, Ca2 प्लस Ba2 प्लस Pb2 प्लस Ag प्लस, इन्हीं चार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। देखो एक में आप तो ले रहे हो H2O3 2 माइनस लिमिट में, एक में आप ले रहे हो H2O3 2 माइनस एक्सेस में, एक में मैंने लिया Ca2 प्लस Ba2 प्लस Pb2 प्लस Ag प्लस, सब एक्वस में लिए हैं। तो ये नो पीपीटी, यहाँ पे भी कुछ नहीं। ये BaH2O3 की वाइट पीपीटी देगा, ये PbH2O3 की वाइट पीपीटी देगा, ये Ag2H2O3 की वाइट पीपीटी देगा। ठीक, जब आप इसकी फर्दर हीटिंग करोगे या फिर H2O3 एक्सेस से रिएक्शन करवाओगे, हीटिंग वाला थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जब आप इसकी H2O3 एक्सेस से रिएक्शन करवाओगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये दोनों सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझिएगा। देखो H2O3 जब मैं एक्सेस में लूंगा तो Ba+2 फर्दर कोई रिएक्शन नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि Ba+2 एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट में भी नीचे आता है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के कैटायन की साइज बड़ी होने की वजह से इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल हो जाती है।
इस वजह से जब आप H2O3 2 माइनस एक्सेस में लोगे तो वो इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। आगे बात करूं मैं तो Pb+2 Ag+ के साथ रिएक्शन क्यों शो कर दी, क्योंकि Pb+2 और Ag+ P ब्लॉक और D ब्लॉक के कंपाउंड है, ठीक है। और बात करूं डी ब्लॉक के कंपाउंड की, तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद हो तो H2O3-2 एक चीलेटिंग लिगेंड है। चीलेटिंग लिगेंड हो जाने की वजह से ये डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ तो आसानी से रिएक्शन शो कर देगा, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जबकि अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन शो कर देता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ उन एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो WFL यानी कि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। आप H2O3 2 माइनस में देख सकते हो दैट ऑक्सीजन विल बी दी डोनर एटम। कान नाक और हाथ मैंने बताया था, इसमें ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पी ब्लॉक को उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो H2O3 एक्चुअल में पी ब्लॉक के हर एलिमेंट को और डी ब्लॉक के हर एलिमेंट को खुश रखता है, इसलिए वो उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा। एस ब्लॉक वाले एलिमेंट की साइज बहुत बड़ी हो जाने की वजह से उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर पाता। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ध्यान रखनी है एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, दैट ऑल थायोसल्फेट आर वाटर soluble एक्सेप्ट Ag+, मैं नीचे लिख देता हूँ, ट्रिक भी लिख दूंगा, Ag+, Bi3+, Cu+, NiEN होल थ्राइस 2+, Hg। Hg की दोनों फॉर्म याद कैसे रखेंगे? आज सॉरी आज भिखारी क्यों नहीं होंगे पागल, ठीक है। उस तरीके से ये एलिमेंट्स की ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि NiEN होल थ्राइस 2+ के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो H2O3 2 माइनस की, तो ये बनाता है NiEN का होल थ्राइस H2O3। ये जो पीपीटी होती है वॉयलेट कलर की पीपीटी होती है। क्यों आता है वॉयलेट कलर? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यूजुअली H2O3 के जितने भी सल्फाइड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन एक NiEN का होल थ्राइस वॉयलेट कलर का होता है। रीजन हम लिख चुके हैं क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। आगे का फंडा समझिए। सपोज आपने Ag2H2O3 का सोल्यूशन लिया है, जब आप Ag2H2O3 के सॉल्यूशन को हीट करोगे तो आपको Ag2H की पीपीटी मिलती है प्लस सल्फेट आयन मिलता है, ध्यान रखना। सिमिलरली यही दो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्सेस में यही दोनों रिएक्ट कर पा रहे थे। सिमिलरली जब आप PbH2O3 की प्रेसिपिटेशन लोगे और जब आप उसे हीट करोगे तो आपको PbS की ब्लैक कलर की पीपीटी मिलती है, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। सपोज आपने Ag2H2O3 का एक सॉल्यूशन लिया और उसे हीट करा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। एक तो Ag2S प्रेजेंट होगा, इस साथ में सल्फेट आयन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब Ag2H2O3 नीचे पानी में पड़ा हुआ था, ये ऊपर बना दिया, बाकी इसे नीचे मान लेना। जैसे ही आपने इसको बॉईल किया तो प्रेसिपिटेट बना किसका? एक तो Ag2S का, ठीक है, ब्लैक कलर का पीपीटी बना है, और सल्फेट आयन सिंपली पानी के अंदर पड़ा रहेगा, ठीक। शुरू का लेक्चर जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी कि Na2SO3 को जब अपन हीट करते हैं तो अस को हीट करेंगे तो ये एक में बदलेगा Na2SO4 प्लस Na2S। समझो अपन ने क्या करा है, मैंने सपोज इसके अंदर एक सल्फर ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया Na2H2O3,
ऐसा ही कुछ कंपाउंड है कि नहीं? ठीक है। तो जब अपन ने इसके अंदर सल्फेट ऐड करा है तो भैया यहाँ पे इसका तो कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि Na2SO4 इससे ज्यादा तो +6 तक की शो कर सकता था, उसने +6 शो कर दी, इससे ज्यादा वो शो नहीं कर सकता। तो अगर आपने यहाँ पे सल्फर ऐड किया है तो आपको यहाँ पे भी सल्फर ऐड करना पड़ेगा, एंड इट फॉर्म Na2S5, पॉलीसल्फाइड आयन बनाता है ये, इट फॉर्म्स पॉलीसल्फाइड आयन। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सल्फर ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी सल्फर ऐड होगा। तो हीटिंग करने पे कौन क्या प्रोडक्ट देता है वो इस छोटे से बेसिक रिएक्शन से आप ध्यान रख सकते। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू NO2 माइनस नाइट्राइट। तो NO2 माइनस की जब अपन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो वो HNO2 बनाएगा। HNO2 अनस्टेबल होता है, इट इज एन अनस्टेबल एसिड। जब आप इसको आगे फर्दर रिएक्शन करवाओगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है इनटू HNO3 प्लस NO में। ठीक है। NO2 में जैसे ही मैंने H प्लस डाला HNO2 बना, सिंस HNO2 इज अनस्टेबल तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है इनटू HNO3 एंड NO में। अब अपने पास सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही NO2 था, NO2 माइनस था, ठीक है। ऊपर से मैंने इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला, ठीक। तो जैसे कि आपने NO2 के अंदर डाइल्यूट HCl डाला, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। लेकिन HNO2 फर्दर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है HNO3 और NO में, तो यहाँ से जो गैस लिबरेट होगी वो NO गैस होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ से जो गैस लिबरेट होगी वो NO गैस होगी। लेकिन वो NO गैस सराउंडिंग में प्रेजेंट एयर के साथ रिएक्शन करके, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है ऑब्वियस सी बात, सराउंडिंग में प्रेजेंट एयर के साथ रिएक्शन करके, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके NO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेती है। एंड दिस NO2 गैस इज अ रेडिश ब्राउन कलर गैस। तो एक्चुअल में जो गैस लिबरेट हुई थी भैया वो कलरलेस गैस थी। NO एक कलरलेस गैस होती है, आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब में से NO निकली तो उसने सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 यानी कि रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस बना ली। तो अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो NO2 पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, पंजेंट स्मेल होती है, डिस्प्रपोर्शनेट्स इन वाटर। क्यों? NO2 मैं पहले ही बता चुका था, नाइट्रोजन पे +4 अनस्टेबल होता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा HNO3 प्लस NO में। ठीक है। ध्यान रखिएगा बेस डालने पे डिस्प्रपोर्शनेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसके अंदर बेस डालोगे तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ना HNO3 और NO में। तो जब अपन बेस डालेंगे तो ये जो H प्लस प्रेजेंट है इसके पास, HNO3 का H प्लस उस बेस से रिएक्शन करता है। अगर ये HNO3 का H प्लस उस बेस से रिएक्शन शो करेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कभी डिस्टर्ब होता नहीं है। तो इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाने की। फॉरवर्ड लेके जाने के चक्कर में NO गैस ज्यादा लिबरेट होगी। ठीक है। इसलिए मैंने बात करी कि डिस्प्रपोर्शनेशन बढ़ता है बेस डालने पे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट होती है। खैर, आगे बात करूं मैं, जैसे अपन ने बात करी कि NO2 को जैसे ही आप H प्लस में डालते हो आपको HNO3 मिलता है, HNO2 मिलता है, HNO2 फर्दर डिस्प्रपोर्शनेट होता है HNO3 और NO में। तो ये HNO3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 है। अब +3 बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है। बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब ये हायर भी जा सकता है और लोअर भी जा सकता है। तो in other words we can say that HNO3 can act as both oxidizing agent as well as reducing agent। तो किन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे HNO2 Fe+2 और
I माइनस के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, या इनडायरेक्टली बोलूं X माइनस के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा Fe+2 को +3 में, I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, खुद बदल जाएगा काय में, NO में। लेकिन अगर आप बात करोगे उल्टी रिएक्शन लिख दो, I माइनस को तो ये I2 में बदल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैंने इसी HNO2 की रिएक्शन Br2 से करवा दी, तो ये उस Br2 को काय में बदल देगा भैया, Br माइनस में। क्यों? क्योंकि इसमें ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कौन होगा, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Br2 यहाँ पे काय में बदल जाता है, Br माइनस में, प्लस आपको क्या मिल जाता है, HNO3। ये इसका ऑक्सीडेशन कर दे। अब Br2 अगर HNO2 का ऑक्सीडेशन कर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है Cl2 भी इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस, प्लस सामने वाले को कर देगा HNO3 में। अब अगर Br2 Cl2 जैसे कर रहे हैं तो KMnO4 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो कर ही देगा। तो HNO2 की रिएक्शन जब आप KMnO4 ऑब्लिक एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इट कन्वर्ट्स HNO2 इंटू HNO3 प्लस Mn+2 7 काय में बदल जाता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी Mn+2। जो रिएक्शन ध्यान रखने वाली है भैया उसमें वो ये है कि HNO2 की रिएक्शन जब आप N-3 से करवाते हो, यानी कि नाइट्रोजन किसी ऐसे कंपाउंड से जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो देखिए +3 का, ये -3 का, एवरेज रूल लग जाता है, N2 गैस लिबरेट होती है विद अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +3 और -3 का एवरेज ले लीजिएगा, जीरो ही आएगा, कम प्रपोर्शनेशन बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने बोला नाइट्रोजन -3 का होना चाहिए, N2 गैस लिबरेट होगी। NH3 के साथ करवाओगे N2 गैस लिबरेट होगी। CH3NH2 के साथ करवाओगे N2 गैस लिबरेट होगी, साथ में CH3OH बनता है। सल्फेमिक एसिड बोलते हैं इसको, NH2S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसके साथ लिबरेट करवाओगे तो N2 गैस प्लस H2SO4 बनेगी। यूरिया के साथ करवाओगे तो अगेन N2 प्लस CO2 मिलेगी। कैसे? यहाँ पे कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन तो N2 में कन्वर्ट हो ही रहा था। थायो यूरिया से करवाओगे, थायो यूरिया क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ से एक्चुअल में एक ही NH2 रिमूव होता है जब आप इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाते हो। हाँ जी, तो थायो यूरिया से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो व्हाट इज थायो यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ से सिर्फ एक ही NH2 जाएगा, उसकी जब आप रिएक्शन HNO2 से करवाओगे तो ये HNCS प्लस N2 टाइप का कंपाउंड बनाता है। इस HNCS की रिएक्शन जब आप FeOH के होल थ्राइस से करवाते हो तो ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच इज FeSCN का होल थ्राइस। कोई अगर पूछे ये कलर कहाँ से आया तो दिस कलर कम बिकॉज ऑफ LMCT। क्या होता है LMCT? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा पार्ट है। अगली बात करेंगे अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ NO2 माइनस सॉल्ट्स की, नाइट्राइड बोलते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, दैट ऑल नाइट्राइड्स आर वाटर सॉल्युबल। एक्सेप्ट Ag प्लस Cu प्लस Hg2 प्लस। Ag प्लस जो है NO2 माइनस के साथ मिलके AgNO2 की वाइट पीपीटी बनाता है। ठीक है, जबकि ये Ba2 प्लस Pb2 प्लस और Ca2 प्लस ये NO2 के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते।
इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है अपने को, विच इज नोन एज व्हाट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, इसको किस तरीके से समझेंगे, इसको इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब थी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही FeSO4 प्लस NaNO2 पड़ा था। जैसे ही मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही क्या पड़ा है, FeSO4 प्लस NaNO4, मैं इस बॉर्डर के साइड बाय साइड, मैं इस बॉर्डर के साइड बाय साइड H2SO4 डालता जाता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस बॉर्डर के साइड बाय साइड H2SO4 डालते जाते हो, आपको एक्चुअल में दो तरीके की लेयर नजर आती है ऐसी। ठीक है, दो तरीके की लेयर नजर आने का मतलब वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको मिलता है वो एक्चुअल में एक H प्लस का जंक्शन होता है। ठीक है, होता क्या है, NO2 माइनस जैसे ही H प्लस से रिएक्शन करता है वो HNO2 में बदलता है। अब इसके अंदर Fe+2 तो पहले से ही प्रेजेंट था, वो Fe+2 HNO2 हियर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में और खुद कन्वर्ट हो जाता है NO में। आगे जो NO गैस बनी वो इस Fe+2 के साथ, जो इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, वो इस Fe+2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है विच इज नोन एज FeH2O की पावर 5 NoSO4। इसे ही आप बोलते हो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि सबसे पहले तो कोई अगर पूछे कि सर पूरा का पूरा H2SO4 नहीं डाल सकते थे क्या, तो पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा H2SO4 डाल दिया तो ब्राउन कलर जो आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा था इस जगह, ब्राउन कलर तो जो वहां पे ऑब्टेन होगा, ध्यान रखिएगा अगर आप H2SO4 की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो ये जो ब्राउन कलर है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड भी दे सकते हैं। समझ में आया ना। अगर आप पूरा डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे, लिमिटेड क्यों लेते हैं मैं उसका फंडा बता रहा हूँ, कि अगर आप पूरा डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे तो ये जो आप ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर जो ब्राउन कलर ऑब्टेन करते हो वो ब्राउन कलर आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, सो नाइट्राइट और नाइट्रेट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही अपन इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, तो सर डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों नहीं लिया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो अगर उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो वो नाइट्रेट भी ब्राउन रिंग टेस्ट दे सकता है। तो अगर आपको नाइट्राइट का ब्राउन रिंग टेस्ट ऑब्टेन करना है तो आपको डाइल्यूट H2SO4 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ नाइट्राइट के साथ ही ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सिर्फ नाइट्रेट के साथ ही ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है, नाइट्राइट के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात क्लियर। तो ज्यादा H2SO4 क्यों नहीं लिया, होपफुली मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ, क्योंकि फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड भी ब्राउन कलर शो कर सकते थे, इसलिए अपन लिमिटेड अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। डाइल्यूट ही क्यों लिया, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप लेते तो अगर उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो वो भी ब्राउन रिंग बना देता, वो भी ब्राउन रिंग बना देता, इसलिए अपन ने सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 लिया, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ नाइट्राइट के साथ ही रिएक्शन करके ब्राउन रिंग बनाता है, नाइट्रेट के साथ नहीं। और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। आगे इसके अंदर एक और बात ध्यान रखनी है, दैट माय टेस्ट ट्यूब शुड बी फ्री फ्रॉम Ba2+, Pb2+, Sr2+। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बेटा सल्फेट बनाया था, एक कौन सा था सल्फेट, ब्राउन रिंग वाला।
मेरे जो टेस्ट ट्यूब मैं ले रहा हूँ उसके अंदर ये आयंस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर ये आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब अगर ये इसके साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे तो सल्फेट बचेगा ही नहीं। सल्फेट बचेगा ही नहीं तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। इसलिए आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर इनमें से कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेजेंट होगा तो आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। आगे बात करते हैं एसीटेट आयन की। CH3 C+O- एसीटेट बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन जब आप H+ से करवाओगे और थोड़ा बहुत हीट भी जब आप करवाओगे तो वो CH3COOH की वेपर बनाता है। ठीक है, और ये वेपर डायमेरिक फॉर्म में होती है। ध्यान रखना, एसिटिक एसिड चाहे गैसियस स्टेट में हो या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, वो हमेशा डायमर ही बनाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो विनेगर लाइक स्मेल होती है। वेपर्स क्योंकि एसिडिक है नेचर में तो वेपर्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर। एंड इट इज आल्सो कलरलेस। ऑर्गेनिक के अंदर आप एक बेसिक रिएक्शन पढ़ते होगी कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब भी आप अल्कोहल से करवाते हो एस्टर बना लेता हो। और इसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके से बताई गई होगी। वाटर का एलिमिनेशन कर देते हैं और कुछ नहीं। और इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इसके ध्यान रखने हैं वो ये ध्यान रखने हैं कि CH3COO- जब Fe+3 से रिएक्शन करता है तो वो रेड कलरेशन शो करता है। जबकि जब वो Ag+ से रिएक्शन करता है तो वो CH3COO बनाता है वाइट कलर का। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीजें हैं। ये जो अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ये सब पानी में चल रही है। ठीक है, आगे जाके मैं इसी को निकाल लूंगा क्योंकि व्हाइट कलर की पीपीटी बनी है तो आप इसे सॉलिड फॉर्म में भी बाहर निकाल सकते हो। तो दोनों के अंदर प्रोडक्ट लमसम सेम है बट डिफरेंस समझिए। जब आप पानी के अंदर इसको हीट करवाते हो तो आपको मिलता है Ag2 प्लस आपको मिलता है एसीटोन प्लस जो गैस लिबरेट होती है वो CO2 होती है। ठीक है ना, जो गैस लिबरेट होती है वो CO2 होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये रिएक्शन पानी में चल रही होती है। अगर आप इसको सिंपली CH3COOAg की जो प्रेसिपिटेट बनी थी अगर आप उसको बाहर निकाल के हीट करवाओगे तो आपको Ag मिलेगा, सी एसीटोन मिलेगा, CO2 मिलेगी प्लस साथ में O2 मिलेगी। एक्चुअल में Ag2O डिकम्पोज हो जाता है किसमें, Ag और O2 में। जस्ट सिंपली आप बाहर निकाल के ये रिएक्शन परफॉर्म करवाते हो। पानी में करवाओगे तो आपको Ag2O मिलेगा। खैर, और अब थोड़ी बहुत अपन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, दैट ऑल एसीटेट आर वाटर soluble except Ag plus Cu Hg2 plus। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी थी। और एक छोटी सी बात अपने को क्या ध्यान रखनी है कि ऑल सिल्वर कंपाउंड्स ये अमोनिया में सॉल्युबल है। कैसे है, हालांकि ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। ऑल सिल्वर कंपाउंड्स आर soluble in ammonia except AgI and Ag2S। तो ये खैर कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, बस ये ध्यान रखिएगा ये अमोनिया में सॉल्युबल है। सारे ही कंपाउंड Ag के अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दीस टू। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सल्फाइड।
सल्फाइड में आ जाता है S-2। ठीक है, सल्फाइड जो है वो अपना सॉल्युबल है और उसकी हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ। ऑब्वियस सी बात है, जो गैस बनाएगा वो H2S रिलीज करेगा, प्लस साथ में क्लोराइड आयन देता है। देखो, अब जो सल्फाइड है वो एक वीक एसिड का एनायन है। वीक एसिड का एनायन होने की वजह से वो डाइल्यूट ग्रुप में रखा गया है। साथ के साथ सल्फाइड आयन की H+ एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना। अब सल्फाइड आयन का जो सोर्स होता है वो होता है सोडा एक्सट्रैक्ट। अब ये सोडा एक्सट्रैक्ट क्या चीज है? तो जनरली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा सॉल्ट सॉल्युबल हो, बट कभी कभी सॉल्ट हमारा इनसॉल्युबल होता है। तो जो ओरिजिनल मिक्सचर हमको दिया जाता है ना, अब हम टेस्ट लगाते लगाते उसे देखते हैं कि कौन सा सल्फाइड आयन डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है और कौन सा सल्फाइड आयन HCl के अंदर इनसॉल्युबल है। अब वो कौन सा होता है कौन सा नहीं, वो हम आगे देखेंगे। बाकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यूजुअली हम जो कोशिश करते हैं वो हम हमारा जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल ऑब्टेन हो इसकी कोशिश करते हैं, बट जो कभी कभी हमें जो मिक्सचर दे दिया जाता है ओरिजिनल मिक्सचर, वो कुछ ऐसा दे दिया जाएगा जो इनसॉल्युबल होगा। तो अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन सॉल्युबल या कौन इनसॉल्युबल? तो वहां ये काम करता है सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना। तो होता क्या है, हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ Na2SO3 प्लस जो भी आपका ओरिजिनल सॉल्ट है जो आपको शुरू में मिक्सचर दिया गया था। उससे होता क्या है कि ये Na2, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको। अच्छा, थोड़ा बहुत पानी भी ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। तो उसको हम लोग पानी में डाल के गर्म करवाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है और सल्फाइड जो है वो Na के साथ कंबाइन होके Na2S बना लेता है और कार्बोनेट जो है वो इस ओरिजिनल सॉल्ट के मेटल के साथ कंबाइन होके मेटल कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है ना। सल्फाइड जो है वो इस सोडियम के साथ कंबाइन होके सोडियम सल्फाइड बना लेता है, जबकि कार्बोनेट जो है वो इस मेटल के साथ कंबाइन होके मेटल कार्बोनेट बना लेता है। क्लियर है। H2S की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करोगे तो H2S एक कलरलेस गैस होती है, हैविंग रॉटन फिश स्मेल, डायमैग्नेटिक इन नेचर होती है, एसिडिक गैस है और रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। मतलब S-2 काय में कन्वर्ट होता है? सल्फर में। KMnO4 की रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करवाओ H2S के साथ, उसको बदल देगा Mn+2 में, खुद बजाय बदल जाएगा सल्फर। ठीक है। भीगा हुआ फिल्टर पेपर, अपन ने क्या करा, अपन ने भीगा हुआ फिल्टर पेपर लिया इसका एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का और उसमें से H2S पास करवाई। ये एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जो होता है, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज का ऑप्शन नहीं है, ये एक्चुअल में ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है ना, ऑरेंज फिल्टर पेपर। तो भीगा हुआ डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का फिल्टर पेपर होता है, आपने उसके अंदर जब H2S पास करवाई तो ये इस ऑरेंज कलर के को ग्रीन कलर के फिल्टर पेपर में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cr+6 का में चेंज हो जाता है Cr+3 में, विच इज ग्रीन इन कलर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है। सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है इसकी, वो होती है लेड एसीटेट की। कि मैंने क्या करा, वही सेम टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई H2S गैस के ऊपर मैंने लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर लेके आया, वही भीगे हुए कलर का। कोई कलर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो व्हाइट कलर का ही था। तो ये लेड एसीटेट है, ढंग से बना लेते हैं थोड़ा। ये एक फिल्टर पेपर है जो कि व्हाइट कलर का ही है। टेस्ट ट्यूब से आपने H2S गैस पास करी, लेड एसीटेट से ये फिल्टर पेपर भीगा हुआ है।
ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप इसमें H2S गैस पास करवाओगे, ये इस वाइट कलर के फिल्टर पेपर को ब्लैक में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि लेड का सल्फाइड बन जाता है विच इज ब्लैक इन कलर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, ठीक है। H2S के लिए हम सल्फाइड आयन की एक और टेस्ट लगाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये भी हालांकि अपन बात कर चुके हैं। तो Na2FeCN5NO, यहाँ पे Fe+2 का, इसकी मैं सल्फाइड आयन से रिएक्शन करवाता हूँ। ध्यान रखिएगा, सल्फाइड आयन से रिएक्शन करवाता हूँ, H2S से नहीं। तो ये बनाता है Na4FeCN5NOS, पर्पल कलर का। इसे ही बोला जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यहाँ पे जो आप ये रिएक्शन करवाते हो वो बेसिक मीडियम में करवाते हो। क्यों करवाते हो वो भी बात करेंगे। खैर, NO माइनस की रिएक्शन जब आप सल्फाइड से करवाते हो तो ये NOS बनाता है, ठीक है। H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में ये कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। H2S के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा मतलब ये नेगेटिव टेस्ट देंगे। ये नेगेटिव टेस्ट देंगे। नेगेटिव टेस्ट देने का मतलब क्या? सल्फाइड आयन की प्रेजेंस ये दोनों शो नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सल्फाइड आयन बेसिकली H2S आप ले रहे हो। H2S एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से इसमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही कम है। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से ये उस सल्फाइड आयन के टेस्ट को नहीं दे पाते। तो एसिड की प्रेजेंस में तो ये दे नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप इसमें बेस लोगे तो बेस की प्रेजेंस में ये सल्फाइड आयन की प्रेजेंस शो कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे जो अपन इसका सेकंड टेस्ट आजमाते हैं वो कौन सा है? वो हो जाता है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। डाई मिलती है मिथाइलिन ब्लू कलर की। होता क्या है, आप पैरा एनन डाई मिथाइल एनिलीन ले लीजिए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है उसकी। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फाइड आयन के साथ Fe+3 की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हुए। तो ये काय में बदल जाता है। ये मुझे मिथाइलिन ब्लू कलर देता है। मिथाइलिन ब्लू कलर की डाई देता है विच हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग लाइक दिस। मिथाइलिन ब्लू कलर की डाई देगा, ठीक है। अब हम कुछ H2S की कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। हालांकि मैं बस उसका एक इंट्रो दूंगा क्योंकि ये सारा तामझाम आप पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। H2S H++S-2 के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। एक वीक एसिड है, ठीक है। अब समझना बेसिक मीडियम क्यों लिया था। H2S की जब आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, एरो मैंने जानबूझ के छोटा और बड़ा बनाया, तो आपने क्या किया, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। H+ की कॉन्सेंट्रेशन जब आपने बढ़ा दी तो भैया राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट आपने बढ़ा दिया। मतलब आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। और इक्विलिब्रियम तो कभी डिस्टर्ब हो नहीं सकता, तो इक्विलिब्रियम बुरा मान जाएगा। तो वो क्या कोशिश करेगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की। वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे कर सकता है, बैकवर्ड जाके, बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इनडायरेक्टली S-2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो क्या होगी, घटेगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, इसलिए एरो ये वाला बड़ा बना है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर आप मीडियम बेसिक ले लेते हो, तो बेसिक मीडियम जब लोगे तो वो इस H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब उस H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा। तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो रिएक्शन तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। इक्विलिब्रियम वो कैसे मेंटेन रख सकती है, फॉरवर्ड जाके, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो उल्टा काम करता है ना।
पहले आपने H प्लस बढ़ा दिया था तो वो उसे घटाने की कोशिश करेगा बाय गोइंग बैकवर्ड। अब आपने H प्लस घटा दिया है तो वो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा बाय गोइंग फॉरवर्ड। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। इसलिए आपने जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के टेस्ट में जो मीडियम लिया था वो बेसिक लिया था। क्यों? क्योंकि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ रही थी। होपफुली ये बातें समझ में आती होंगी। आगे, प्रेसिपिटेशन कब आता है? जब उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू उसकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, तभी प्रेसिपिटेशन आता है। सॉल्युबिलिटी मतलब चीज सॉल्युबल हो रही है, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं आ पा रही। तो दोज हु हैव लो सॉल्युबिलिटी कैन इजीली प्रेसिपिटेट बाय लो कॉन्सेंट्रेशन, ये अपन जान चुके हैं। आगे H2S के अंदर जो है वो H प्लस, मतलब H2S इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। लीस्ट प्रेसिपिटेशन वो कहाँ शो करेगा? एसिडिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने 2 मिनट पहले देखा कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक मीडियम में सबसे कम थी। उसके बाद वो कहाँ शो करेगा? H2S में। और सबसे ज्यादा सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगी? बेसिक मीडियम में। तो मतलब जो इसमें प्रेसिपिटेट हो गया वो इन दोनों में तो हो ही जाएगा, जो इसमें प्रेसिपिटेट हो गया वो इसमें तो हो लेगा, लेकिन इसमें हो ना हो कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो जो ये प्रेसिपिटेट कर गया वो ये दोनों तो कर ही जाएंगे, जो ये प्रेसिपिटेट कर गया वो ये तो कर ही जाएगा, लेकिन जो ये प्रेसिपिटेट कर पा रहा है जरूरी नहीं कि वो ये और ये प्रेसिपिटेट कर दे। समझ में आई बातें? अब ये कौन प्रेसिपिटेट करता है कौन नहीं, इसके लिए आप मेरा वही वीडियो देख सकते हैं जब मैंने सल्फर पढ़ाया था आपको। अभी क्रैश कोर्स में भी पढ़ा चुके हैं, रेगुलर लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं। उसके अंदर हमने H2S गैस डिस्कस करी थी। उसमें हमने एक ट्रिक भी देखी थी, आज होंगे पागल, बिहारी कुड़ी आगे होगी पंजाबी कुड़ी पीछे होगी, सबसे सुंदर कौन? ऐश्वर्या। ये वाली जो ट्रिक है, आने वाला आगे वाला सारा सिलेबस डिट्टो वैसा ही है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि कौन प्रेसिपिटेट देगा कौन प्रेसिपिटेट नहीं। उसमें हमने देखा था H2S इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कौन कौन प्रेसिपिटेट दे सकता है। आज होंगे पागल, बिहारी कुड़ी आगे होगी पंजाबी कुड़ी। समझ में आ रहा है ना? बिहारी कुड़ी आगे होगी पंजाबी कुड़ी पीछे होगी। सबसे सुंदर कौन? ये सबसे है, ये सुंदर है कौन? ऐश्वर्या। ये हम बात कर चुके हैं। तो ये वो हैं सारे जो प्रेसिपिटेट H2S इन एसिडिक मीडियम में देते हैं। तो H2S में तो दे ही देंगे, ये सारे तो देंगे, साथ में एक Zn+2 भी दे देगा। लेट इट बी X, इसको मैंने X मान लिया। तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इन सबको प्रेसिपिटेट करवा देता है। H2S किस किस को करवा देगा? इन सबको तो करवा ही देगा साथ में। ठीक है ना, इन सबको तो करवा ही देगा साथ में। H2S जो है वो किसको करवा देता है? H प्लस को भी, और मतलब X को भी, और Zn+2 को भी। बात आ जाती है H2S इन बेसिक मीडियम की। तो ये तो सबको प्रेसिपिटेट करवा देते हैं एक्सेप्ट NH4+, फर्स्ट है और सेकेंड है। इनके अलावा H2S बेसिक मीडियम में सबके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है, आगे हम जो देख चुके हैं ये भी हम H2S वाली में ही देख चुके हैं कि सारे जितने भी सल्फाइड होते हैं दे यूजुअली ऑल आर ब्लैक इन कलर एक्सेप्ट ZnS, वाइट कलर का होता है। MnS मास पिंक कलर का होता है, मास से आप ध्यान रख सकते हैं, बफ भी बोलते हैं इसको। और CDS येलो कलर का होता है। कद्दू, कद्दू से ध्यान रख लेना, कद्दू भी येलो कलर का होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, Bi2H3 इस पे कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, दोनों में से कुछ भी हो आंसर यही लिख के आइएगा। ठीक है, अगर ब्लैक ब्राउन ऑप्शन में दे रखा है तो ब्लैक ब्राउन आंसर है। ये पहले इस पे कंट्रोवर्सी आ चुकी है, यूजुअली ब्लैक कलर बोलते हैं बट स्टिल ब्लैक ब्राउन इफ इट इज गिवन एन ऑप्शन आप वो टिक करके आएंगे। चलिए, तो यहाँ खत्म हो जाता है H2SB। ये आगे पूरी प्रिपरेशन वो है जो हम पहले ही P ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। आपको P ब्लॉक का H2S ही यूं का यूं छाप के आना है। सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।